गुड इवनिंग ऑल। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन किया था और आज हम लोग उससे आगे डिस्कशन करने वाले हैं और हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जैसा कि आप लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम से जानते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा न्यूक्लियस ग्रुप से बिलोंग करता है और इसमें दो तरह के हमारे जो है न्यूक्लियसेस देखने को मिलते हैं। दैट मींस दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को मिलता है, एक एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। नाम से ही क्लियर है, एक्सोन्यूक्लियस वो हमारा एंजाइम है जो किसी पार्ट को, किसी डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए उसके जो आउटर पार्ट है उनमें कट लगा सकता है। दे आर कैपेबल जस्ट ओनली कौन सा पार्ट? आउटर पार्ट, ठीक है ना। इनसे आप इनर के कट लगाने चाहेंगे डीएनए स्ट्रैंड्स को तो ये नहीं लगा सकता, ये कैपेबल नहीं है। तो एक्सोन्यूक्लियस हमारा जो है सिर्फ उसी केस में हम लोग उसको यूज करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इनर पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड में कट लगा सकता है, इससे ज्यादा वो कट नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में कहीं ना कहीं हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कट लगाने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगा सकता है किसी भी जगह पे, चाहे वो इनर पार्ट है चाहे वो आउटर पार्ट हो किसी भी डीएनए स्ट्रैंड का, ठीक है। अच्छा, आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में मे भी जानते होंगे पहले से कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हमारा 3 टाइप का है। कौन कौन सा? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, है ना। तो हम लोग कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे? टाइप 1 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग टाइप 1 यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको यूज करने के लिए हम लोगों को दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एटीपी, दूसरा हम लोगों को यूज होता है एडिनोसिल मिथ्योनीन, है ना, और Mg2+ की रिक्वायरमेंट होती है। यस और नो? तो ये जो दो चीजें हैं ये दोनों जब तक प्रेजेंट नहीं होगा, तीनों प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो हमारा कट नहीं लगा सकता है। टाइप 1 के पास एक और प्रॉब्लम ये है कि टाइप 1 में हम लोगों को जो है क्या देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल स्टैंड पे ही कट लगा सकता है, डबल स्टैंड पे एक साथ कट नहीं लगा सकता है। ये दोनों में देखने को मिलेगा, टाइप 1 में भी और टाइप 3 में भी। इसीलिए हम लोग इन दोनों को यूज नहीं करके सिर्फ कौन सा यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टाइप 2। टाइप 2 जो है उसको सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है? Mg2+ और एडिनोसिल मिथ्योनीन, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे वो दोनों ही स्टैंड पे कट लगा सकता है, ठीक है ना। उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस और नो? एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग उन चीजों को यूज करते हैं जो कम से कम चीजें लेके ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट दे। एज यूजुअल जैसे हम लोग देखते हैं, है ना, कि कोई भी कंपनी में लोग इंजीनियर और एमबीए दोनों को एक साथ इसीलिए रखते हैं ताकि उनसे वो दोनों काम करवा सकते हैं, मैनेजमेंट का भी काम करवा सकते हैं और टेक्निकल वर्क भी करवा सकते हैं और सैलरी भी उनको कंपैरेटिवली हमारा जो है वो मैनेज कर सकते हैं, मतलब कम सैलरी में ज्यादा काम, सीधा सीधी बात। यहां पर भी हम लोग सिर्फ Mg2+ दे रहे हैं, एडिनोसिल मिथ्योनीन दे रहे हैं और हम लोग उससे कट लगवा ले रहे हैं दोनों स्ट्रैंड में स्पेसिफिक प्लेस पे। दैट्स वाई हम लोग हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो भी यूज करते हैं दैट इज RE टाइप 2, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। अब हम लोग बात करते हैं स्टीवर्ट लिन और वर्नर एर्बर के बारे में, जिन्होंने दो एंजाइम आइसोलेट किए, कहां से? ई कोलाई से। HIND2 के बारे में आप जानते हैं, HIND2 हमारा जो है वो डीएनए में जो है स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करता है
और ऐसे सीक्वेंसेस जो जिसको हम लोग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं, वी नो अबाउट पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस किसको बोलते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जिसको आप किसी भी तरफ से पढ़िए, 5 प्राइम से 3 प्राइम में पढ़िए या 3 प्राइम से 5 प्राइम में पढ़िए, वो हमारा सेम होता है, दैट इज नोन एज पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। और इसी बेसिस को देख के, 6 बेसिस को देख के हम लोग कट लगाते हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, और इसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है ना। यही पैलेंड्रोम है, हम लोगों ने बोला वेयर द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स रीड द सेम ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स। आप देखो ये वाला, ये हमारा एनसीईआरटी वाला एग्जांपल्स है, इसमें हम लोगों ने मलयालम पढ़ा हुआ है ना, यस मैडम देखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग डीएनए को देखेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को देखेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके सामने हम लोगों को जो कौन सा स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट के साथ, कोडिंग स्ट्रैंड्स, इन दोनों में ही हम लोग जो है आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री हमारा कैसा होगा, दोनों तरफ से आपको सेम देखने को मिलेगा। देखिए GAATTC और इधर हमारा 3 प्राइम एंड में हमारा है CTTAAG 5 प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, दैट इज अ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। द कट्स द टू स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कट हमेशा जो लगेगा वो कहां लगेगा, हमारा सुगर फॉस्फेट, यस बैकबोन में, ठीक है ना। यानी कट हमेशा जब भी आप डीएनए स्ट्रैंड को देखोगे ना, तो डीएनए स्ट्रैंड में कट हमेशा कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, इस तरह में, क्योंकि इस साइड में जो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कनेक्ट करके रखता है हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को। ये हमारा 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये हमारा 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि हम लोग कट हमेशा कैसे लगा रहे हैं, सुगर फॉस्फेट बैकबोन में लग रहा है। हम लोगों को पता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हम लोगों का बनता है, माने हम लोग जब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पेंटोज शुगर, डीएनए है तो वो पेंटोज शुगर हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेसिस एंड देन फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ओके, एक स्लाइड चलते हैं हम लोग। ओके, यहां पर हम लोग हमेशा स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हाई वी यूज स्टिकी एंड्स? ताकि अटैचमेंट हम लोगों को जो देखने को मिले वो परफेक्ट हो और स्ट्रांग हो। क्या हो? स्ट्रांग बॉन्डिंग। हमेशा हम लोगों को स्ट्रांग बॉन्डिंग जो होते हैं वो हमारा ज्यादा दूर तक चलता है। जैसे हम लोगों के बॉन्ड्स हम लोग दिखते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में हमारा जो बॉन्डिंग होता है ना, आप उसको डांट लो, गाली दे दो, वो भी आपको 2-4 डांट लेगा, 2-3 थप्पड़ मार लेगा, वापस अगले दिन साथ में आपके साथ मैगी खाएगा, ठीक है। तो स्टिकी एंड्स हम लोगों को कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। सबको अपने बेस्ट फ्रेंड्स और उनके झगड़े याद आ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टिकी एंड्स हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। और स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर पे, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। हम लोग देखिए, हमने वही सीक्वेंस 6 बेस पेयर लिया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया, GAATTC और CTTAAG, ठीक है ना। इधर भी हम लोगों ने लिख लिया है, दैट इज अ वेक्टर डीएनए, और ये हमारा फॉरेन डीएनए का है। इन दोनों को जब हम लोग अटैच करेंगे तो हमने कट कहां पर लगाया है, देखिए ये हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये हमारा G वाला पार्ट एरो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है ना। ओके, और हम लोगों ने इसको कट करके इधर वाले पार्ट का जो पोर्शन है इसको हटाया है, और इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा हुआ है हमारे फ्रेगमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना। लाइगेज एंजाइम जो है वो हमारा इनके साथ जुड़ने के कारण जो है ये क्या हो गया, हमारा स्टिकी एंड्स यहां पर कंप्लीटली परफेक्ट बॉन्डिंग बना इनके बीच में, और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर हो गया। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेमिंग्स। भाई हम लोग किसी का भी जन्म होता है, कोई भी नया आप पेट लेके आते हैं तो सबसे पहले उसका नाम देते हैं। इवन हम लोग अपने दोस्तों का भी बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा नाम देते हैं, अपन बहुत अच्छे से नेमिंग करते हैं उनका, अलग अलग नाम। हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे हैं उनका अच्छा अच्छा नाम है,
ठीक है ना, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स का नाम देते होंगे। यहां हम लोग नेमिंग को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ठीक है ना, कैमरे में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, सबको अपने अपने नाम याद आ रहे हैं। ठीक है ना, अच्छे अच्छे नाम है। तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। अच्छा, नेमिंग में सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को लेटर्स देखने को मिलेगा, है ना, तो हमारा फर्स्ट लेटर, जैसे ई को R1 की बात कर रहे हैं, तो ई क्या डिनोट करता है? ई फॉर एलिफेंट? नहीं नहीं नहीं, ई फॉर एस्चेरेशिया, यानी हम लोग हमेशा फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं किसके लिए? जीनस के लिए। किसके लिए? जीनस के लिए। फिर नेक्स्ट टू लेटर जो है हम लोगों का, वो हमारा किसके लिए यूज होता है? स्पीसीज के लिए, दैट इज ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई। क्या है? एस्चेरेशिया कोलाई। ठीक है। और R1 जो है, ये अब हम लोग स्ट्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। R इज स्ट्रेन और 1 जो हमारा शो कर रहा है, दैट इज द नंबरिंग। ठीक है ना, जैसे आप लोगों के स्कूल्स में रोल नंबर्स होते हैं ना, होते होंगे कुछ ना कुछ, होते? हाँ, बस वैसे ही हमारा जो है यहां पर नंबर है। ठीक है, ओके। जैसे एस्चेरेशिया कोलाई से हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको आइसोलेट किया है हमने, RY13। हिंड 2 जो है, अब रोमन नंबर्स के बारे में बोला कि हिंड 2 जो है हमारा, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या कॉज करता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी? हाँ, इन्फ्लुएंजा? इट्स निमोनिया। इट्स निमोनिया 2023 नीट, ध्यान दीजिएगा। ओके। BAM H1, it's Bacillus amyloliquefaciens. Salvin is Streptomyces albus. PST1 is Providencia stuarti. ये हमारे सारे क्या हैं? इनसे एक्सट्रैक्शन हुआ है इनका, इसी बेसिस पे उनका नाम दिया गया है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो इस तरह से नेमिंग्स दिए हुए थे। टीआई प्लाज्मिड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टीआई प्लाज्मिड क्या है? टीआई प्लाज्मिड वो पार्ट है जो हमारे एगरोबैक्टीरियम से हम लोग इसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। एगरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस एक तरह का हमारा सॉइल बैक्टीरियम है। टीआई इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसी में से हम लोग एक प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करते हैं एगरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से, जिसको हम लोग टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। प्लाज्मिड के बारे में आप हमेशा से जानते आए हैं कि प्लाज्मिड एक हमारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड नेकेड डीएनए है ना, जिसका यूज हम लोग एज अ वेक्टर करते हैं। वेक्टर मींस कैरियर। ठीक है, तो इन टीआई प्लाज्मिड को हम लोग क्या करेंगे? इनको मॉडिफाई करेंगे और यूज करेंगे एज अ क्लोनिंग वेक्टर। इनको मॉडिफाई हम लोग अपने ढंग से करेंगे, है ना, और इनको हम लोग क्या कर लेंगे? वेक्टर बना देंगे। वेक्टर मींस कैरियर्स। ठीक है, हाँ, इन प्लांट्स। ओके, अ रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज अ वेक्टर। हम लोग रेट्रोवायरसेस को भी यूज करते हैं। एंड डू यू नो अबाउट रेट्रोवायरसेस? रेट्रोवायरसेस किसको बोलते हैं? हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो हमारे ऐसे वायरसेस हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए से डीएनए डुप्लेक्स बनता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम यूज होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जस्ट लाइक एचआईवी। जस्ट लाइक एचआईवी। एचआईवी में हम लोगों को जेनेटिक मटेरियल क्या देखने को मिलेगा? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि कन्वर्ट होकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनता है? डीएनए डुप्लेक्स। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। एचआईवी इज ऑल्सो अ रेट्रोवायरस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हम लोग बात करेंगे ओरी। किसकी बात करेंगे? ओरी। वो बॉलीवुड वाला ओरी नहीं, ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, ये नाम सुनते ही अजीब सा फीलिंग आ गया। ठीक है ना, ओरी। ओके, ओरी जो है यहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और यहीं पर हम लोगों का डीएनए ऑफ जो कोई पीस ऑफ डीएनए हम लोग देख रहे हैं
उनको हम लोग लिंक करते हैं और यही ओरी कंट्रोल करता है कि कितने कॉपीज होना है, ठीक है ना, कितने कॉपीज बनना है उसको होस्ट के बॉडी के अंदर। जैसे सपोज हम लोगों ने कोई जैसे हम लोग वेक्टर्स के थ्रू किसी डीएनए को डालते हैं, उस वेक्टर का कितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा वो कौन डिफाइन करेगा, हमारा ओरे डिफाइन करेगा, ठीक है। नाउ सेलेक्टेबल मार्कर्स, अब नाम बात करते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। सेलेक्टेबल मार्कर्स हम लोग उनको बोलते हैं, भाई क्लियर बात है, नाम से क्लियर है कि हमें सिलेक्शन करना है। जैसे आप लोगों को नीट में सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जाता है कि भाई हाँ इस बार का कट ऑफ हमारा इतना मार्क्स है, सपोज एक एग्जाम नंबर देते हैं 550 कि भाई इस बार का कट ऑफ हमारा 550 है। अब 550 जो कैरी करेगा या 550 प्लस जो कैरी करेगा वो सेलेक्ट हो गया, और बाकी लोगों को हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि भाई आप नेक्स्ट फिर से प्रिपेयर करो। लेकिन यहां प्रिपरेशन का और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें हम लोग मार्कर जीन्स जो है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये वैसे होस्ट सेल को सेलेक्ट करता है जिसके बॉडी में जिसके बॉडी में क्या है, वो वेक्टर्स अवेलेबल हो। उनको हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलेंगे। उनको हम लोग रख लेंगे, जिनके पास वेक्टर्स नहीं होंगे उनको हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दे आर नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। The genes encoding resistance to antibiotic like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। दैट मींस एंटीबायोटिक्स जो हमारे हैं उनका हम लोग जैसे पीवीआर 322 आगे पढ़ने वाले हैं, तो पीवीआर 322 में हम लोगों को ठीक इसी तरह से दो सेलेक्टेबल मार्कर्स डाले गए हैं, और वो कौन कौन से हैं हमारे, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन हम लोगों को देखने को मिलेगा। यही हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। मतलब हम लोग जो ये पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से हम लोग जो पीवीआर 322 पढ़ने वाले हैं या जो भी हम लोग आर्टिफिशियल वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग उन टूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और किस तरह से ये फंक्शन करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करते हैं, ठीक है, ओके। ट्रांसफॉर्मेंट्स एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेंट्स वो है जिनके पास वेक्टर्स अवेलेबल है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो है जिनके पास वेक्टर्स नहीं है। ऐसे होस्ट सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, यस, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं क्लोनिंग साइट्स की। किसकी बात करेंगे, क्लोनिंग साइट्स की, ठीक है। क्लोनिंग साइट्स क्या है, ये साइट्स ऐसे साइट्स हैं जहां पर हमारा फॉरेन डीएनए का लिंक देखने को मिलेगा, और इसके लिए हम लोगों को सिग्नल रिकॉग्निशन साइट्स चाहिए, जहां पर हम लोग कॉमनली क्या यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या काम करता है, भाई इसका काम है कट करना। अब अगर एक से ज्यादा कट होगा तो भी दिक्कत है हम लोगों को, भाई कहां पर कौन सा पार्ट जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे पार्ट जिसके पास, क्योंकि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होंगे तो हमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होगा कि जीन क्लोनिंग करना है, हम लोगों के पास कॉम्प्लिकेशन होगा बहुत सारा, आपके पास अगर सेगमेंट्स होंगे डीएनए के, तो हमें उनमें से उन सेगमेंट को चूज करना है जो हमारे काम का है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सपोज अगर आपको इंसुलिन बनाना है, तो वो इंसुलिन बनाने वाला जीन जिसमें अवेलेबल होगा हम उसको यहां पर ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो कंफर्म करेंगे कि कौन सा हमारे रिक्वायरमेंट का जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देन फिर हम लोग उसको लाइगेट करेंगे, हमारे कहां पर, डीएनए, फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे हमारे जहां पर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसमें से किसी एक पार्ट में, ठीक है ना। अब जैसे पीबीआर 322 में अगर हम लोग देखते हैं इस पार्ट को कि ये हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला पार्ट है, यहां पर हमारे दो पीएसटी1 और पीवीयू1 देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस पोर्शन पे क्या लगा देते हैं, हमारे फॉरेन डीएनए को लगा देते हैं। अब अगर हम लोग इस पीबीआर 322 को ग्रो करते हैं एम्पिसिलिन वाले प्लेट में, ठीक है ना, हम लोग ऐसा पेटिडिस में ग्रो कर रहे हैं इसको पीबीआर 322 को जिसमें एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, तो
क्या ये ग्रो करेगा? क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि इसके पास ये जीन अवेलेबल नहीं है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं है। तो जहां पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन अवेलेबल नहीं है वहां ग्रो कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं है, वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अगर हम लोग इसको टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट में ग्रो करवाएंगे तो वो इजिली ग्रो कर जाएगा। यस और नो? वहां पर वो इजिली मल्टीप्लाई करेगा हमारा। हमें तो मल्टीप्लाई करवाना है ना। ओके, सेम कंडीशंस हम लोग इस वाले पार्ट में करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंस यहां पर हुआ, हमने यहां पर अटैचमेंट करवाया हमारे किसको, डीएनए सेगमेंट्स का, और इस डीएनए सेगमेंट्स में हमारा जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ये रिमूव हो जाता है। अब हम लोग अगर टेट्रासाइक्लिन प्लेट में ग्रो करवाते हैं तो ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन एम्पिसिलिन में ये ग्रो कर जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसी में हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसी पार्ट को हम लोग डिस्कशन करते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग for the presence of recombinant plasmid is based on the principle that the clone DNA fragment disrupt the coding sequence of a gene. This is termed as insertional inactivation. मतलब यहां पर सीधा सीधी हमारा सबसे अच्छा मेथड है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग का बोलने का मतलब है कि हम लोग देख पाएंगे कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई हम लोग किसी डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बोलते हैं? जब वहां पर फॉरेन डीएनए वाला पार्ट अटैच हुआ है। अगर अटैच हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हम लोग समझ गए कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना है। यस और नो? अरे समझे? ओके, ठीक है। अब एक अच्छा मेथड इसमें हम लोग ये भी यूज करते हैं, जैसा हम लोग इस मेथड में हम लोग वो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला हम लोगों ने लैक ऑपेरॉन पढ़ा हुआ था, है ना। लैक ऑपेरॉन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग क्या देख रहे थे कि जब हमारा जो ऑपरेटर जीन था हमारा, उस जगह पर हमारा इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर था ना वो हमारा जो फॉर्म कर रहा था हमारा आई, व्हाट इज दैट, ठीक है ना। वो अगर ऑपरेटर जीन में बाइंड कर जा रहा था तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो रुक जा रहा था, जिसके कारण लैक जेड, लैक वाई, लैक ए कुछ भी फॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर वहां पे लैक्टोज अवेलेबल रहता था तो वो क्या करता था, उसके साथ बाइंड कर लेता था हमारे इनहिबिटर के साथ, ऑपरेटर रीजन हमारा ओपन रह जाता था। फिर हमारा जैसे ही पास करता था डीएनए पॉलीमरेज वहां पर क्या होता था, हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्म करता था लैक जेड से, है ना। ये देखिए ये वही चीज शो कर रहा है कि द लैक जेड जीन encode the enzyme beta galactosidase which can cleave a chromogenic substrate into a blue color products. If this lac Z gene is inactivated by insertion of a target DNA. अब हम लोगों ने उस प्लेट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई वो जो लेग जेड जीन अगर हम लोगों ने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वहां डाला है, अगर हम लोगों का वो लेग जेड जीन्स जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है, अगर वो लेग जेड जीन ब्लॉक हो जा रहा है, लेग जेड जीन कब ब्लॉक होगा, जब इंसर्शन होगा फॉरेन डीएनए का। फॉरेन डीएनए अगर इंसर्ट हुआ है तो वो क्या करेगा, वो कैसा कॉलोनीज बनाएगा हमारा, ठीक है। और अगर वहां पर वो प्रिवेंट हो गया, वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब नहीं हो पाया, इंसर्शन नहीं हो पाया, तो वहां पर कैसा कॉलोनी बनेगा, व्हाइट कलर कॉलोनीज बनेगा। तो दो चीजें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ओके ओके, तो रिकॉम्बिनेंट को हम लोगों ने क्या बोला, व्हाइट कलर, और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ब्लू कलर, क्या बोला, ब्लू कलर कॉलोनीज, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग रेट्रोवायरसेस पे डिस्कशन कर लिए हैं, है ना। नाउ कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट को हम लोग मतलब जो कॉम्पिटेंट होस्ट है उसमें हम लोग एक तो वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने जो पीस ऑफ डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। एक डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड मतलब हम लोगों को किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं, हम डायरेक्टली भेजेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक वेक्टर चुनते हैं, अगर सपोज हमें किसी को पार्सल भेजना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक मेथड भेजते हैं। मेथड है हमारे पास कि हमारे पास कुरियर कंपनीज है, हम लोग उनको जो है क्या करते हैं,
उन कुरियर कंपनीज को दे देते हैं, वो चला जाता है हमारा पार्सल। और एक टेक्निक है हम खुद देने जाते हैं। भाई कोई अगर स्पेशल पर्सन है, कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना, इतना स्पेशल कि आप अभी फील कर पा रहे होंगे, ठीक है ना, तो उस केस में हम खुद देने जाते हैं कि भाई हम खुद देने जाएंगे। रात को 12 बजे बर्थडे है, हम केक, फ्लावर्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा ये सब देने जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। बच्चे फील करके वाव बोल रहे हैं, यस यस, ठीक है ना। तो ये हमारा मेथड है, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे जिस मेथड का। तो सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस का यूज करते हैं ताकि उसका होस्ट सेल का एफिशिएंसी बढ़ जाए। किस चीज को लेने के लिए, हमारे किसको, हमारे जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है ना, ओके, उनमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं ताकि वो इजीली उसको ले लेता है, ठीक है। दूसरा तरीका है हीट शॉक मेथड। कौन सा मेथड, बिल्कुल इसको हीट शॉक मेथड के नाम से जानते हैं। ये 420 दिख रहा है, ये 420 नहीं है, 42 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर हम लोग आरडीएनए को क्या करते हैं ना, आरडीएनए कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म इनटू द होस्ट सेल बाय इंक्यूबेटिंग बोथ ऑन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग पहले उसको ठंडे में रखते हैं, मस्त आइस, हम लोगों को पूरा का पूरा इसका जो आइस में हम लोग जो है उस होस्ट सेल को रख देंगे। थोड़ी देर उसको बर्फ में रखने के बाद जब उसका बैंड बज चुका होगा, फिर हम लोग उसको ले जाके कहां डाल देंगे, ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में, ठीक है। फिर थोड़ी देर रखने के बाद उसको उठाएंगे, वापस से आइस में डाल देंगे। तो बेचारा जो है उसका जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, सही बोल रहे हैं आप, है ना, ओके, जैसे आप लोगों के साथ होता है ना। दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो कंफ्यूज हो गया है, उसके पोर्स बन गए, भाई चलो ले लो यार, ये बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, ओके। देन है माइक्रो इंजेक्शन, ये वाला प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, यस, आईसीएसआई, ठीक है ना, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे जो फॉरेन डीएनए है उसको क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन से लेते हैं और डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड, यह मेथड काफी फेमस है, आप जानते हैं। इसमें हम लोग जो फॉरेन डीएनए है उसमें हम लोग यूज करते हैं जीन गन या पार्टिकल गन का, जिसमें हम लोग उस डीएनए को रैप करते हैं। किस चीज से रैप करेंगे हम लोग, गोल्ड और टंगस्टन के फॉइल से हम लोग उसको रैप करेंगे, कोट करेंगे, एंड देन फिर हम लोग उसको बम्बार्ड करते हैं किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर, और वो फिर उसको ले लेता है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड्स को देखा अभी। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके आगे हमारा पार्ट है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है ना, और इवन नीट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।